गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 हमारा लेसन 3 चल रहा था दिल्ली के सुल्तान। तो आधा लेसन हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो उसके आगे आज है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और उनमें समानता की। इन दोनों राजाओं में प्रशासन कैसा था और उनमें क्या क्या समानता थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, अब हम साम्राज्य बनाएंगे तो उसकी रक्षा के लिए हमें तरह तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। परंतु जो इल्तुतमिश था वो क्या था कि सामंतों और जमींदारों को नहीं बनाता था, वो अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था। इन गुलामों को फारसी में बदगां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बदगां। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य से बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। कि जो ये गुलाम होते थे इनको बदगां कहा जाता था। इनको साम्राज्य में काम करने के लिए मतलब प्रशिक्षण दिया जाता था, पहले उन्हें सिखाया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब गुलाम है, कहीं जा तो सकते नहीं, खुद का कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ राजा पर ही डिपेंड है, तो राजा भी उन पर विश्वास कर लेता था कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे। ठीक है, खलजी और तुगलक शासक बदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि जो सूबेदार थे, सामंत थे, वो सोचते कि ये तो गुलामों को ऊंचे ऊंचे पद दे रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और सुरक्षकों के प्रति वफादार तो रहते ही थे, मगर अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे कि जैसे पहले किसी राजा ने गुलामों को नियुक्त कर लिया तो वो उस राजा के साथ तो बढ़िया व्यवहार करते थे, परंतु जब उसका पुत्र राजा बनता था तो वो उनकी आज्ञा कम मानते थे, क्योंकि उनके पास खुद के गुलाम होते थे। ठीक है, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। अब छोटे लोगों को ऊंचा पद देंगे तो जो ऊंचे पद पर है उनको तो दुख होगा ही। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। लेखकों ने उनकी बुराइयां की कि ये आप गलत कर रहे हो। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे कि जो सूबेदार थे उनको इलाकों में नियुक्त कर दिया। इन इलाकों को क्या कहा जाने लगा? इक्ता कहा जाने लगा। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब क्या था? उनको इक्ता का वो बना दिया, शासक नियुक्त कर दिया, उसको कहा जाने लगा मुक्ति। मुक्ति का यह कार्य था कि वो सैनिकों का क्या करे? नेतृत्व करे और अपने जो इलाका है उसका, जिसको कहा जाता था इक्ता, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने ही इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम को ही वे सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यही था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, कि उनको ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पर नहीं रखा जाता था, वहाँ से हटा दिया जाता था, और ना ही उनके पुत्र आगे इस पर शासन कर सकते थे। ठीक है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था।
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर ही वसूले जाएं, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतने ही कर लिए जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने अधिकार में आए तो उन्हें अपने स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया कि हम खुद भू से राजस्व प्राप्त करेंगे, जो कर है उनका वसूल भी हम खुद ही करेंगे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि समय भी उन्हें कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सामंतों से भी कर लिया जाता था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? कृषि कर, मवेशियों पर कर और घरों पर कर। कृषि कर जिसे खराज कहा जाता था, किसानों की उपज का लगभग 50% होता था कि जितनी किसान की फसल है उसका आधा कर देगा वो किसको? राजा को। इसको क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। मवेशियों यानी पशुओं पर भी कर लिया जाता था, कितने पशु हैं उसी हिसाब से। घरों पर, घर पर भी कर लिया जाता था। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र ऐसे थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासक जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन स्थानों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ समय के लिए ही रहता। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे थे जिस पर ये दोनों शासन नहीं कर सके थे। ठीक है, फिर आगे है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दोनों में क्या समानता थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ? दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी सेना खड़ी करनी पड़ी, परंतु मोहम्मद तुगलक के समय हमला तो हुआ परंतु उसने अपनी योजना बनाकर इसको असफल कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक ने गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक ऊना में सैनिकों को रखने के लिए खाली करवा दिया। फिर आगे है अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना की भूमि दे दी गई, मतलब इस पर कृषि करो और अपना पेट भरो। और मोहम्मद तुगलक के समय सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में अन्न इकट्ठा किया जाता था और सैनिकों की संख्या के अनुसार उनको बांट दिया जाता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया। ठीक है, जितना आवश्यक होता उतना सामान सैनिक दिल्ली व्यापारियों से खरीदते और अपना गुजारा करते। फिर मोहम्मद तुगलक भी क्या अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। ठीक है, ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे, परंतु मोहम्मद तुगलक के समय प्रशासनिक कदम क्या थे? असफल रहे। ठीक है, सैनिक बगावत कर देते थे। ठीक है, आगे है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े
हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी आ गए। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे और शक्तिशाली थे। ठीक है। फिर था शेर शाह सूरी, जो 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके का क्या था, प्रबंधक, यानी चाचा के राज्य की देखभाल करता था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और युद्ध में हरा दिया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार किया और अपना राज्य स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की शासन व्यवस्था को अपनाया। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी वाली शासन व्यवस्था को अपनाया, थोड़ा और परिवर्तन करके। और फिर क्या था कि जब अकबर सम्राट बना तो उन्होंने शेरशाह सूरी वाली योजनाओं को ही अपनाया। ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है।